बार बार दरवाजे की घंटी बज रही थी तो महेश को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ीं। घड़ी की ओर नजर डाली। सुबह के 8 बजे थे। क्या बात है, आज मंजू ने जगाया भी नहीं और घंटी की आवाज पर दरवाजा भी नहीं खोला। आंखें मलते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वो किचन की ओर चल दिया। मंजू वहां भी नहीं थी। उसने जोर से आवाज दी, मंजू। दूध गैस पर रखकर और गैस जलाकर वो पलटा तो चंदन आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। शायद महेश की आवाज से जाग गया था। क्या हुआ पापा? तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते उसे झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। चंदन मासूमियत से महेश को घूर रहा था। मंजू है कहाँ अब? वो तो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे ही क्या, वो तो सबको छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी। उसे मरे तो कई महीने हो गए। महेश ने सहमे हुए चंदन को अपने सीने से लगा लिया। वो किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिल से मंजू की याद को दूर रखना चाहता था। इसलिए मंजू की मृत्यु के बाद से वो अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बटाने का प्रयत्न करता आ रहा था। पर आज अचानक उसने फिर मंजू को आवाज देकर चंदन की यादों को कुरेद दिया था। उसे मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात महेश देर तक अपनी शादी का कैसेट देखते देखते सो गया था। इसीलिए सवेरे गफलत में ये गलती हो गई। चंदन ने फिर घिसा पिटा सवाल कर दिया, पापा, मम्मी हम सबको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बेटा बताया ना, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा, भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो उनको याद करके बहुत रोएगा। चंदन के आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं बेटा। वे ये भी जानते हैं कि तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। महेश ने बात टालने का प्रयत्न किया। महेश की चाल काम कर गई। चंदन तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी कराटे की क्लास है। कराटे वाली ड्रेस लेकर जाना है। मिंटू बड़ा था। मंजू की मृत्यु के बाद से ही वो गुमसुम अवश्य हुआ, पर ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वो अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया हो। पापा के काम में हाथ बटाना, चंदन को तैयार करना आदि कार्य उसने स्वयं ही अपने हाथों में ले लिए थे। माँ के विषय में वो कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछता था। वो जानता था कि ऐसा करने से पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सूनापन महेश को काटने लगा। गुजरे कुछ महीनों में उसके जीवन में जो तूफान आया था, उसका शोर कानों में पुनः गूंजने लगा। मंजू को हल्का सा बुखार हुआ था। रात में डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते उसने संसार छोड़ दिया। महेश गुम सा हो गया। मिंटू ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर चंदन को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो अभी बहुत छोटा था, अपनी दादी की गोद में घुसा हुआ बस रोए ही जा रहा था। भगवान जी, मेरी माँ को वापस कर दो। आनन फानन में सारे दोस्त रिश्तेदार आदि इकट्ठे हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिन माँ के? और फिर महेश का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले? उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 37 साल की उम्र भी कोई उम्र है? रिश्तेदारों की बातें महेश के दिल में अधिक चुभन पैदा कर रही थीं। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वो अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के ना होने से
आदमी कितना टूट जाता है। मंजू के जाने के बाद से महेश स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा, अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसके माता पिता से उसकी हालत देखी न गई। उन्हें लगा कि यदि महेश ऐसी ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको ये लगा कि महेश की दूसरी शादी ही उसका हल है। महेश को एक जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक माँ भी। पर अब प्रश्न ये था कि महेश से कहे कौन। उनके कहने से तो वो मानेगा नहीं। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने महेश के सबसे अजीज दोस्त दिनेश को दिया। एक दिन दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो दिनेश ने बात छेड़ दी। यार महेश, एक बात कहूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा? महेश मुस्कुराया। अरे यार, तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने? तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तू इस शहर में है, अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को दूसरे शहर में तबादला हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? पागल हो गया है क्या? इस बुढ़ापे में शादी करूंगा मैं? इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा। जरूरत बच्चों से अधिक तुझे है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी, और फिर उनकी शादी और उनका परिवार। ये सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा और तब तू और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है। उस समय क्या 55-60 साल की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा? मेरी बात पर बहुत शांति से सोच और बोल। दिनेश ने ऐसा तर्क रखा था कि महेश उसकी बात से प्रभावित होने लगा। बोल, क्या कहता है? दिनेश ने आतुरता दिखाई। यार, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। चलो एक बार को ये मान भी लिया जाए कि दूसरी शादी मेरे लिए आवश्यक है, पर क्या नई पत्नी बच्चों का ठीक से ध्यान रख पाएगी? क्या वो उन्हें वही प्यार दे पाएगी जो मंजू से उन्हें मिलता था? लड़की देख समझ कर जानी पहचानी लाई जाएगी, ऐसे ही आंख बंद करके थोड़े ही ले आएंगे? महेश ने थोड़ी देर सोच कर कहा। ठीक है। दिनेश ने ये खुशखबरी उसके माता पिता को भी दे दी। दोनों की खुशी का पारावार ही न था। उधर महेश इस विषय में और अधिक सोचने लगा। एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा उसको अधीर बनाने लगी। वो उस दिन का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा जब उसके जीवन में कोई सुयोग्य साथी पदार्पण करेगा और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल देगा। बस एक ही भय उसे खाता था कि कहीं कोई गलत लड़की उसके जीवन में न आ जाए। एक शाम दिनेश बरामदे में बैठा था और महेश की माँ बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों बच्चे और सीमा खेल रहे थे। मौका देखकर दिनेश ने बात छेड़ी। आंटी, ये सीमा कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है बेटा। बिन माँ बाप की लड़की अपने दूर के रिश्ते के चचेरे भाई के साथ बगल में ही रहने आई है, अभी साल भर से, और कोई नहीं है इसका। भाभी से अधिक पटती नहीं है, पर क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती। दिन भर मेरे यहाँ ही रहती है। अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। मंजू के जाने के बाद से घर का सारा काम अब यही संभाल लेती है। मिंटू और चंदन की तो ये बिल्कुल दोस्त बन गई है। मना भी किया कि इतना मत करीबा हम लोगों के, कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमें बहुत सोना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी चंदन से कर दो तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आंटी, महेश के लिए कैसी रहेगी ये? दिनेश ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। ये तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सीधी सादी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए और बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से सीमा पर नजर रखे था। मेरी कसौटी पर तो ये बिल्कुल खरी उतरती है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझें।
शाम को ही महेश के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सीमा के भाई भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। महेश ने पहले तो ऐतराज किया कि सीमा और उसमें 10 वर्ष का अंतर है, पर फिर सबके समझाने पर मान गया। शादी की तैयारियां होने लगी। महेश को अपने अंदर एक नया उत्साह सा महसूस होने लगा, मानो जीवन में कोई बहार आने वाली हो। परंतु होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। चंदन ने घर में चलने वाली चहल पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई माँ आने वाली हैं, तो वो बिदक गया। नहीं, मेरी पुरानी माँ ही वापस आने वाली है। वो पापा से कह के गई हैं कि वो जल्दी ही वापस आएंगी अपने चंदन के पास। सब घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब नाकाम। चंदन टस से मस नहीं हुआ। महेश को जब पता चला तो वो परेशान हो उठा। उसने दूसरी तरह से चंदन को समझाने की ठानी। एक दिन वो दोनों बच्चों को घुमाने ले गया और मौका देखकर उसने धीरे से बात छेड़ दी। सीमा तुम्हें कैसी लगती है? चंदन भी मूड में आ चुका था। बोला, बहुत अच्छी है, वो मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल नहीं डांटती और मेरे साथ खूब खेलती हैं। अगर सीमा हमारे घर में हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। पर वो आएंगी? हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बनाकर लाएंगे। चंदन ने अपनी पैनी नजर महेश पर गड़ा दी और तुनक कर बोला, नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि वो बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? चंदन ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। महेश चौंका। ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़े ही कहा है, पड़ोस वाली आंटी ने कहा, स्कूल में निक्की, रोली, वंश ने कहा, स्कूल बस के कंडक्टर ने कहा, रोशनी दीदी ने कहा, किट्टू मौसी ने भी ऐसा ही कहा। सब ने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में मत घुसने देना, वो तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर उड़ जाएगी। कहानी का दूसरा और अंतिम भाग कल की वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा।